तो हेडिंग देंगे रियल गैस ना, रियल गैस। तो सबसे पहले इसमें डिफरेंस लिख लें, आइडियल और रियल गैसेस के बीच में डिफरेंस क्या है ना, दो कॉलम बना के। आइडियल गैस और रियल गैस। तो पहले आइडियल में लिखो सबसे फर्स्ट पॉइंट, a gas which follows ideal gas equation, that is PV equal to nRT. A gas which follows ideal gas equation, that is PV is equal to nRT at all temperature and pressure, at all temperature and pressure, है ना। मतलब जो आइडियल गैस होगा हर टेम्परेचर प्रेशर पे PV इक्वल टू nRT को फॉलो करेगा, ठीक है। रियल में लिखना, ए गैस which does not follows experimental gas laws, a gas which does not follows experimental gas laws, जैसे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ये सब है, या PV इक्वल टू nRT, है ना, which does not follows experimental gas laws, है ना, कॉमा देके लिखना, और follows at some specific pressure and temperature, at some specific pressure and temperature। जैसे अगर लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर कर दिया जाए तो रियल गैस भी PV इक्वल टू nRT फॉलो करेगा। कॉमा देके लिख लो ना वहां पे, अगेन वही चीज। फॉर एग्जाम्पल, रियल गैस फॉलोज PV इक्वल टू nRT, रियल गैस फॉलोज PV इक्वल टू nRT at low pressure and high temperature, at low pressure and high temperature, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, आइडियल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू गैस मॉलिक्यूल्स आर नेग्लिजिबल, force of attraction between two gas molecules are negligible, force of attraction between two gas molecules are negligible। तो रियल में लिखेंगे, रियल गैस molecules have significant force of attraction, real gas molecules have significant force of attraction। आइडियल में लिखो, आइडियल गैस में वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल्स, volume occupied by gas molecules are negligible, volume occupied by the gas molecules are negligible। और रियल में लिखना, रियल गैस
have significant volume. Real gas molecules have significant volume. Real gas molecules have significant volume. Next point लिखना, आइडियल में pressure created in the container is due to collision of gas molecules in the wall of container. Collision of gas molecules in the wall of container. Collision of gas molecule with the wall of container. रियल गैस में लिखना, लिखो उसमें रियल गैस कंसिडर internal pressure. Real gas consider internal pressure which is created by the collision of molecules between themselves. है ना? तो रियल गैस क्या कर रहा है? मॉलिक्यूल्स के बीच जो कोलिजन हो रहा है उसके कारण भी जो प्रेशर आ रहा है उसको अकाउंट में ले रहा है, कंसिडर कर रहा है। जबकि आइडियल में हम लोग उसको कंसिडर नहीं करते, क्योंकि आइडियल में तो मान लिया है ना कि फोर्स बहुत कम है, मासलेस है ना। उसके बाद लास्ट पॉइंट लिखना रियल में, एवरी गैस दैट एग्जिस्ट इज रियल। एवरी गैस दैट एग्जिस्ट इज रियल गैस। ठीक है, और P वर्सेस V का ग्राफ भी बना लेंगे। तो P वर्सेस V का ग्राफ आपको याद होगा, हमने ऐसा बनाया था, है ना। लेकिन यही जब दोनों का कंपैरिजन दिखाएंगे इस तरह से, द डॉटेड वन इज ऑफ रियल, है ना। और ये क्या शो कर रहा है, जहां ये से ऊपर है इसको हम कहते हैं क्या, पॉजिटिव डेविएशन। क्या कहेंगे, पॉजिटिव डेविएशन। और नीचे वाले को क्या कहेंगे, नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, अब ये कैसे डेविएशन वाइज कैसे समझेंगे, जरा देखो क्या मीनिंग है इसका। मीनिंग इसका ये है कि जैसे तुमने जो P कैलकुलेट किया, P का कैलकुलेशन हुआ, PV इज इक्वल टू NRT लगा के, है ना। और अब तुमने इसी एक्सपेरिमेंट को लैब में परफॉर्म किया। लैब में हम उसका मेजरमेंट कर रहे हैं एग्जैक्टली, है ना, मैनोमीटर लगा के। तो वो हो गया तुम्हारे लिए क्या, P ऑब्जर्व्ड, जो ऑब्जर्वेशन है, रीडिंग जो आया इंस्ट्रूमेंट में, वो एग्जैक्टली वही करेक्ट है। जो तुमने कैलकुलेट किया वो थ्योरेटिकल वैल्यू है। तो यहां पे अगर मान लो कि P ऑब्जर्व
मोर देन पी कैलकुलेटेड आया तो हम क्या कहेंगे, कौन सा डेविएशन, पॉजिटिव ऑब्वियसली। तुमने जो कैलकुलेट किया पी वी इक्वल टू एनआरटी से, पी उससे ज्यादा आया तो हम क्या कहेंगे उसको, पॉजिटिव डेविएशन। और पी ऑब्जर्व अगर लेस देन आया पी कैलकुलेटेड से तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, नेगेटिव डेविएशन। बात समझे क्या? तो पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन का स्टोरी यही है कि वो एग्जैक्टली जो कैलकुलेटेड वैल्यू उससे ज्यादा आ रहा है या कम। हाँ, अगर दोनों सेम आए तो हम कहेंगे कि गैस जो है वो आइडियल बिहेवियर को फॉलो कर रहा है। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? सब, हाँ, वो सारे लॉस को हम लोग एक्सपेरिमेंटल गैस लॉस बोलते हैं। गैस का बिहेवियर आइडियल है नहीं है उसको कंपैरिजन करने के लिए एक नेक्स्ट हेडिंग डालो, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर में ब्रैकेट में लिख लेना जेड। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, तो ये जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है ये बताता है, आइडिया देता है कि गैस जो है वो आइडियल है या नहीं। तो इसमें लिखना, इट गिव्स आइडिया about the deviation, it gives idea about the deviation of gas, it gives idea about the deviation of gas from ideal behavior. It gives idea about deviation of gas from ideal behavior or extent of deviation or extent of deviation of real gas, extent of deviation from real gas, sorry, of real gas from ideal gas, of real gas फ्रॉम आइडियल गैस। ये बताता है कि कितना ज्यादा डेविएशन, एक्सटेंट कितना ज्यादा है। ठीक है, तो ये जो जेड होता है, जेड बेसिकली होता है पीवी अपॉन एनआरटी। एक मोल के लिए लिखेंगे तो पीवी बाय आरटी, एन का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो देखो यहां से हम समझ सकते हैं, इफ जेड इज इक्वल टू 1 गैस इज आइडियल, गैस इज आइडियल। ठीक है ना? और क्या होता है जेड, पीवी अपॉन एनआरटी। एक और फॉर्मूला होता है जेड का, तो भी यही लिख देता हूं, वॉल्यूम रियल अपॉन वॉल्यूम आइडियल। मतलब वॉल्यूम ऑफ गैस जब उसको रियल माना तो क्या वॉल्यूम आएगा, आइडियल माना तो क्या वॉल्यूम आएगा। वी रियल अपॉन वी आइडियल। ठीक है, तो ये कंडीशन तो क्लियर हो गई कि अगर z का वैल्यू 1 है तो गैस क्या होगा, आइडियल। अगर z नॉट इक्वल टू 1 तो दो पॉसिबिलिटी आता है, एक आता है z मोर देन 1 या एक आएगा z लेस देन 1, है ना। जब मोर देन 1 का क्राइटेरिया आएगा तो हम कहेंगे कि पीवी मोर देन एनआरटी, यहां कहेंगे पीवी लेस देन एनआरटी। तो मोर देन 1 मतलब कौन सा डेविएशन, पॉजिटिव। लेस देन 1 मतलब नेगेटिव। लिख लो, ये कौन सा डेविएशन हुआ और ये कौन सा डेविएशन हुआ, नेगेटिव, है ना। अच्छा एक बात बताओ, अगर पॉजिटिव डेविएशन हो रहा है
तो कौन सा फोर्स डोमिनेट कर रहा होगा, रिपल्सिव या अट्रैक्टिव? पॉजिटिव डेविएशन के लिए रिपल्सिव फोर्स। क्यों? हाँ, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल्स दूर जा रहे हैं, रिपल्सिव। है ना? और यहां पे अट्रैक्टिव। देखो, जिसको नहीं समझ में आया वापस देखो। z का वैल्यू v रियल अपॉन v आइडियल है। तुम कह रहे हो कि z ज्यादा है 1 से, यानी इन दोनों वैल्यूज को कंपेयर करेंगे तो ये वाला वैल्यू ज्यादा हुआ, और रियल का वॉल्यूम ज्यादा हो रहा है, यानी हम जो कंसिडर किए पहले वो क्या किए थे, कम, है ना? हमने आइडियल केस में इसका मतलब कम माना था, लेकिन रियल में उसका वॉल्यूम क्या है, ज्यादा। वॉल्यूम ज्यादा होने का मतलब क्या होगा कि मॉलिक्यूल्स पास पास अरेंज होंगे या दूर दूर? हमने जो एज्यूम किया उससे दूर दूर होगा, तभी तो वॉल्यूम बढ़ेगा। हमने जो एज्यूम किया उससे और क्लोजर आएगा तो वॉल्यूम क्या होगा, कम। लेकिन यहां पे आपने क्या देखा कि वी रियल इज मोर देन वी आइडियल, देन आइडियली जो हम सोच रहे थे वो ऐसा नहीं है, मॉलिक्यूल्स और दूर है, तो कौन सा फोर्स, रिपल्सिव। और सेम रिवर्स समझो, अगर निगेटिव आ रहा है लेस देन 1, यानी वी रियल इज लेस, जो आप अज्यूम कर रहे थे आइडियली उससे कम है, इसका मतलब मॉलिक्यूल्स जो होगा वो ज्यादा क्लोज होगा, तो उसको बोलेंगे अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, वेरिएशन ऑफ जेड, variation of z gives us the idea of deviation. Variation of z gives us the idea of deviation. ठीक है, मान लो मैंने 4 गैसेस दिए और चारों के z का वैल्यू दिया और बोला इनको अरेंज करो अकॉर्डिंग टू इट्स डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। करो जल्दी से, हो गया? तो देखो, डेविएशन देखना है तो हम ये देखेंगे कि 1 से कितना दूर है ना, यानी आप ऐसे देख सकते हो कि डेविएशन जो है ना, जेड से जितना डिस्टेंस होगा, जितना दूर होगा उतना ज़्यादा डेविएशन होगा। तो अगर मैं वो निकाल लूँ तो ये कितना डेविएशन है, 0.6, ये कितना 0.2, ये कितना, और ये कितना। सबसे ज़्यादा डेविएशन किसका हुआ, डी का। डी के बाद ए के बाद बी और फिर सी, है ना? इसी से हम फोर्स का भी बात कर सकते हैं, क्योंकि जब पॉजिटिव डेविएशन होगा तो रिपल्सिव फोर्स और नेगेटिव डेविएशन होगा तो अट्रैक्टिव। अगर ऑर्डर पूछा जाए पॉजिटिव का, रिपल्सिव फोर्स का ऑर्डर पूछा जाए तो सबसे ज्यादा ए के बाद बी के बाद सी के बाद डी, ये हो जाएगा रिपल्सिव फोर्स का ऑर्डर। ठीक है, चलो नेक्स्ट हेडिंग, वेरिएशन ऑफ जेड विथ टेम्परेचर। वेरिएशन ऑफ जेड with temperature and pressure. Variation of Z with temperature and pressure. तो पहला केस 1 बना लो, इसमें Z वर्सेस P, Z वर्सेस P का ग्राफ। या मैं लगभग एक ही रखता हूँ, इसे 2 दिखा सकते हैं अलग अलग। देखो ये ग्राफ बना जेड वर्सेस पी का,
Z वर्सेस P, और ये वो लाइन है जहां Z का वैल्यू 1 है, मतलब आइडियल लाइन है ना, ठीक है। तो इसमें पहला पॉइंट लिखो, हाइड्रोजन एंड हीलियम, हाइड्रोजन एंड हीलियम shows positive deviation, hydrogen and helium shows positive deviation at all temperature and pressure, and their graph is straight line, है ना। इसको दो अलग अलग लाइन भी बना सकते हैं, बट जाएगा पॉजिटिव ही, ठीक है। एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड देयर ग्राफ स्ट्रेट लाइन। सेकंड पॉइंट, remaining all gases shows positive as well as negative deviation. Remaining all gases shows positive as well as negative deviation. Remaining all gases shows positive as well as negative deviation, and their graph is curvature in nature. And their graph is curvature in nature. ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, at low pressure gases shows negative deviation. At low pressure gases shows negative deviation, and at low pressure gases show negative deviation, and at high pressure gases shows positive deviation. Higher is the dip of the curve. More will be its deviation from ideal behavior. Higher is the dip of the curve, more will be its deviation from ideal behavior. तो इस ग्राफ में भी आप वही चीज देखो, प्रेशर लो है तो गैस कहाँ आ रहा, Z का वैल्यू 1 यानी आइडियल बिहेवियर। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ा रहे हो गैस किधर जा रहा, पॉजिटिव डेविएशन। तो लो प्रेशर पे गैसेस किधर अप्रोच करते हैं, आइडियल बिहेवियर की तरफ अप्रोच करता है। ये गैस अलग अलग लिया है हमने और टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है, तो ये Z वर्सेस P का ग्राफ है। नेक्स्ट केस 2 होगा Z वर्सेस T का ग्राफ। तो इसमें क्या है, ग्राफ Z वर्सेस P का ही है, टेम्परेचर डिफरेंट होगा, ठीक है। तो ये जैसे T1, T2, T3, तो T1 से ज्यादा T2, इससे ज्यादा T3। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे ये जो कर्व, ये जो डिप है, डिप ऑफ द कर्व इज डिक्रीजिंग, और गैसेस कहाँ अप्रोच कर रहा है, आइडियल बिहेवियर को। तो हाईयर टेम्परेचर पे गैस कहाँ जाएगा, आइडियल। इसीलिए लिखवाए भी थे अभी आपको कि लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे गैस जो है वो आइडियल बिहेवियर को अप्रोच करता है। अच्छा, ये डेविएशन ऐसा क्यों है, ये आइडियल गैस से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। अगर आइडियल गैस की बात माने तो सीधा ही एक लाइन जाना चाहिए, है कि नहीं। ये चीज़ रियल गैस ने एक्सप्लेन किया है कि क्यों पॉजिटिव और क्यों नेगेटिव।
क्यों वैल्यू z से कम आया, क्यों वैल्यू z से बढ़ रहा है, उसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के साथ बताया जाएगा। बट यहाँ पे तो सिर्फ नेचर बता रहा है, z बता रहा है कि कैसे कैसे डेविएट हुआ। तो ये अलग अलग टेम्परेचर पे, तो क्या लिखेंगे, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर dip of the curve decreases, dip of the curve decreases, that is gas approaches ideal behavior। हो गया। तो मेनली जो डेविएशन का या जो मेन रीजन है आइडियल और रियल के डिफरेंस होने का, वो मेन रीजन क्लियर है आपको। 2 पॉइंट थे ना, एक सबसे साइज, मतलब हम लोग आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स के साइज को बहुत कम मानते हैं, नेग्लिजिबल मानते हैं, ये मानते हैं कि वो बहुत कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। और दूसरा प्रेशर, 2 मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड कर रहा है लेकिन उसके बीच कोई प्रेशर नहीं क्रिएट हो रहा है, ये आइडियल के केसेस हैं, लेकिन रियल ने इन दोनों चीज़ों को कंसिडर किया है ना। तो ऑब्वियसली एक तो हमारा क्या हुआ कि मिस्टेक कहाँ मिलेगा, वॉल्यूम में, यानी जो करेक्शन किया गया आइडियल गैस इक्वेशन में PV = nRT में, तो एक किस में किया होगा, वॉल्यूम में, क्योंकि आप वॉल्यूम को ही तो नेग्लिजिबल माने थे। और दूसरा करेक्शन किस में आया होगा, प्रेशर में। तो ये 2 करेक्शंस किया गया, और ये 2 करेक्शंस करने के बाद जो नया इक्वेशन आया उसी को हम लोग रियल गैस इक्वेशन भी कहते हैं। और क्योंकि सबसे पहले इस इक्वेशन को बनाने के लिए रियल गैस का इक्वेशन जो दिया वंडर वॉल ने दिया, इसीलिए वंडर वॉल गैस इक्वेशन भी कहते हैं। जो सिलेबस है मेनली उसमें जेईई में जो है वंडर वॉल गैस इक्वेशन ही है, नाम से अगर पूछा जाए। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस भी आप बनाया जा सकता है कि अगर हम, क्योंकि रियल गैस इक्वेशन ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ने ही दिया है, दूसरे लोगों ने भी अपने अपने रियल गैसेस के इक्वेशंस दिए हैं। तो ऐसा आ सकता है क्वेश्चन कभी कभी बना के कि अगर रियल गैस ऐसा लिखा जाता, रियल गैस इक्वेशन को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि मतलब डायरेक्ट नाम से तो एक ही आएगा, कौन, वंडर वॉल गैस इक्वेशन, बट दूसरे का सिलेबस में पढ़ना नहीं, नाम कुछ है नहीं, तो उसको घुमा के पूछ सकते हैं कि अगर आइडियल गैस इक्वेशन को, रियल गैस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं तो इसका कोफिशिएंट बता दो। उस टाइप के क्वेश्चंस भी हम लोग आगे करेंगे। पहले हम लोग बात करेंगे रियल गैस, है ना। तो लिख लो रियल गैस इक्वेशन और वंडर वॉल गैस इक्वेशन, रियल गैस इक्वेशन और वंडर वॉल गैस इक्वेशन। तो उसमें लिखेंगे कि वंडर वॉल मेड 2 करेक्शंस, वंडर वॉल मेड 2 corrections in ideal gas equation, that is correction in volume and correction in pressure। अच्छा, correction in volume ब्रैकेट में A लिख लेना, एंड correction in pressure ब्रैकेट में B लिख लेना। नहीं, वॉल्यूम में B यूज किया है और प्रेशर में A, ठीक है। करेक्शन इन वॉल्यूम ब्रैकेट में B एंड करेक्शन इन प्रेशर ब्रैकेट में A। ये B और A एक्चुअली क्या है, वंडर वॉल कॉन्स्टेंट्स, उन्होंने 2 कांस्टेंट लिए थे, ये वही है, ठीक है। तो पहला हेडिंग दे दो वॉल्यूम करेक्शन, वॉल्यूम करेक्शन। तो देखो, अकॉर्डिंग टू वंडर वॉल molecules are of finite size, molecules are of finite size ब्रैकेट में लिखना although small, होता तो छोटा ही है बट एक फाइनाइट साइज होता है, and are hard
and are hard. So some volume will be occupied. So some volume will be occupied by the gas molecules. So some volume will be occupied by the molecules. ठीक है, तो जो V एक्चुअल बोला गया वो V कंटेनर माइनस B, या हम ऐसे लिखे V इक्वल टू V एक्चुअल इक्वल टू V माइनस NB, ये 1 मोल के लिए, ये N मोल के लिए, where B is volume occupied by, where B is volume occupied by 1 mole of gas molecule, where B is volume occupied by 1 mole of gas molecule. B क्या है समझ में आया? वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ गैस मॉलिक्यूल। और आगे ये भी लिख सकते हैं और करके, और B is known as van der Waals constant for, B is known as van der Waals constant for वॉल्यूम करेक्शन। ठीक है, van der Waals कांस्टेंट फॉर वॉल्यूम पूछेगा, मतलब क्या है? B. It is also known as excluded volume. It is also known as excluded volume or co-volume. Excluded volume और co-volume. ठीक है, नेक्स्ट यूनिट ऑफ B, यूनिट ऑफ B क्या आएगा? B का यूनिट लीटर पर मोल, लिख लो लीटर पर मोल। हाँ, इधर वॉल्यूम में लीटर है, इधर लीटर, मोल, लीटर पर मोल। अब देखो ऐसे तो B क्या है? कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू आपको प्रॉब्लम में गिवन होगी, बट फिर भी अगर मान लो निकालना पड़े तो लिखो excluded volume for the pair of molecule, excluded volume for the pair of molecule, ब्रैकेट में लिखना considering bimolecular collision, considering bimolecular collision। मतलब वही सेम, अगर ये एक मॉलिक्यूल है तो ये कोलाइड करेगा, तो बाइमोलिकुलर कोलिजन लेंगे तो हम लोग 2 मॉलिक्यूल का साइज लेंगे, है ना। तो यहां से यहां ये रेडियस, मतलब इतना ज्यादा जगह वो ले लेगा, प्रोबेबिलिटी यही है ना, बाइमोलिकुलर कोलिजन ले रहे हो तो इसी को कहते हैं एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। तो ये आ जाता है एक्सक्लूडेड वॉल्यूम फॉर द पेयर ऑफ मॉलिक्यूल कंसिडर बाइमोलिकुलर कोलिजन इज इक्वल टू, लिखेंगे 4/3 पाई 2r³ that is equal to 8 into 4/3 pi r³, and excluded volume per molecule is equal to 8 into 4/3
पाई आर क्यूब, दैट इज इक्वल टू 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, देयरफॉर एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर मोल, तो दैट विल बी इक्वल टू 4 इंटू Na इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। तो ध्यान देना इसमें एक चीज कि 4/3 पाई आर क्यूब क्या है, वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल। 4/3 क्या है, ये वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल। तो बी के वैल्यू से हम किसी गैस का रेडियस भी फाइंड कर सकते हैं। दिस इज व्हाट, है ना। तो यहां से हम लोग रेडियस भी निकाल सकते हैं। अगर बी का वैल्यू कभी फाइंड करना हुआ तो सिंपल फॉर्मूला 4 इंटू Na इंटू वी मॉलिक्यूल, 4/3 पाई आर क्यूब, वेयर आर इज द रेडियस। तो बी से आर भी निकाला जा सकता है। वैसे वैल्यू का ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता है, बट अगर कहीं जरूरत हो तो निकाल पाओ। लिख लो जल्दी से। तो मेन वो फॉर्मूला बी इक्वल टू 4 इंटू Na इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। हाँ, बाई मॉलिक्यूलर कोलिजन लेते हैं ना हम लोग, जब भी लेते हैं फिर उसको डिवाइड बाई 2 कर लेते हैं ताकि एक का निकल जाए, क्योंकि बी तो क्या है। आगे लिखना, जैसे मान लो बी के वैल्यूज को कंपेयर करना हुआ, कंपैरिजन ऑफ वैल्यू ऑफ बी, है ना। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, एक दो एग्जांपल से समझो। अब जैसे मान लो आपको बोला गया एन पेंटेन, ठीक है, और आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन फॉर एग्जांपल, और बोला गया इनका बी को कंपेयर करो। कंपेयर बी, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। तो क्या होगा बताओ। एन पेंटेन 5 कार्बन का चेन है ना। आइसो मतलब 2 मिथाइल ब्यूटेन हो जाएगा, और नियो मतलब 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, है ना। देखो, तो सबसे ज्यादा बी किसका होगा, एन का, क्योंकि ज्यादा ब्रांचिंग है तो साइज छोटा होता जाएगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ बी, ऑर्डर ऑफ बी। क्या नहीं समझ में आया? देखने में कौन बड़ा लग रहा तुम्हें? मुझे बड़ा लग रहा देखने में ना, तो ही तो है, और क्या। वही तो पूछा ना, देखने में बड़ा लग रहा ना फर्स्ट वाला, तो बस वही है, यही तो, क्योंकि साइज ही तो है बी। बी का मतलब साइज ऑफ मॉलिक्यूल, और तुम कह भी रहे हो कि तुमको देखने में पहले ही बड़ा बड़ा लग रहा है। ब्रांचिंग होगा तो या छोटा हो गया, ठीक है। अब जैसे मान लो इनर्ट गैसेस को बोला अरेंज करो बी का वैल्यू, तो हीलियम नियॉन से जाएंगे तो नीचे जाने पर बी का वैल्यू बढ़ता जाएगा, है ना, ठीक है। नेक्स्ट करेक्शन है, अच्छा तो वॉल्यूम कैसा करेक्शन हुआ, नेगेटिव करेक्शन, माइनस किया ना वैन डर वाल ने, है कि नहीं। अच्छा, नेक्स्ट प्रेशर करेक्शन, और जो प्रेशर करेक्शन है वो पॉजिटिव करेक्शन है। प्रेशर करेक्शन में अब जरा समझो कि जैसे मैंने बताया था आपको कि मान लो ये कंटेनर है, तो कंटेनर में 2 टाइप के मॉलिक्यूल्स को हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। एक वो मॉलिक्यूल जो अभी कोलाइड करने वाला है, ठीक है, और वो मॉलिक्यूल जो कहाँ प्रेजेंट है, बल्क में प्रेजेंट है, इस तरह से। तो जो मॉलिक्यूल बल्क में प्रेजेंट है वहाँ पे क्या हो रहा है, बोलो, उस पे हर तरफ से सेम फोर्स लग रहा है, करेक्ट है। लेकिन जो अभी यहाँ कोलाइड करने वाला है उसके ऊपर सिर्फ एक ही डायरेक्शन, बैक साइड में फोर्स लगेगा, जो उसको खींच रहा होगा दूसरा मॉलिक्यूल, क्योंकि वैन डर वाल ने मॉलिक्यूल्स के बीच के अट्रैक्टिव फोर्स को अकाउंट में लिया था, जो कि रियल गैस में नहीं लिया गया था, आइडियल में नहीं लिया गया था, है ना। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, मतलब
कि जब ये मॉलिक्यूल इधर कोलाइड करने जाएगा तो जो पीछे वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो उसको क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो लिखो इसमें वंडरवॉल कंसिडर्ड अट्रैक्टिव फोर्स, वंडरवॉल कंसिडर्ड अट्रैक्टिव फोर्स in real gases, and observed pressure is less than the ideal gas pressure. Observed pressure is less than ideal gas pressure due to the intermolecular attractive forces. Due to the intermolecular attractive forces. ठीक है, ऑब्वियसली अगेन वो सेटअप लगाया होगा, मैनोमीटर से लगा के सब इसको हमने कनेक्ट कर दिया, यहाँ से एक इंस्ट्रूमेंट से कनेक्ट कर दिया फॉर एग्जांपल, इस तरह से लिक्विड भर देंगे, है ना। तो वो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, लेकिन जो मेन आया रिजल्ट निकल के वो इंपॉर्टेंट है। क्या रिजल्ट दिखा कि आइडियल के केस में जो प्रेशर आ रहा था वो प्रेशर से अब जो प्रेशर आ रहा हो क्या आ रहा है, कम। क्यों? क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्सेस भी लग रहा है। तो पी आइडियल किसके बराबर हो जाएगा? पी आइडियल इसका मतलब किसके बराबर होना चाहिए? एक तो जो भी पी ऑब्जर्व कर रहे हैं, साथ में जो कम हुआ वो किसका प्रेशर कम हुआ? जो प्रेशर दो मॉलिक्यूल्स के बीच लग रहा था। तो यहां पे क्या मैं उसको लिख सकता हूं, दैट प्रेशर इज कॉल्ड प्रेशर करेक्शन। यही तो चाहिए अपने को, जो आपने यहां पे ऑब्जर्व किया होगा। तो आइडियली हम क्या देख रहे थे, आइडियल से जो भी रीडिंग आ रहा होगा प्रेशर मेजर करके, रियल के केस में वो प्रेशर क्या आया, कम। यो कम कितना हुआ होगा, उतना ही तो कम हुआ होगा जो टर्म हमको करेक्ट करना है ना। तो अब बात करेंगे कि प्रेशर करेक्शन टर्म कैसे इंट्रोड्यूस करना है। डायग्राम को ऐसा कोई जरूरत नहीं है, डायग्राम बना क्या करो, नीचे जो लिखा हो काम का पी आई। अब इसमें लिखो प्रेशर करेक्शन डिपेंड्स ऑन, प्रेशर करेक्शन डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग टू फैक्टर्स, फॉलोइंग टू फैक्टर्स। ठीक है, पहला लिखो प्रेशर करेक्शन, प्रेशर करेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, pressure correction is directly proportional to number of gas molecules, number of gas molecules per unit volume, number of gas molecule per unit volume। ठीक है, मतलब प्रेशर करेक्शन जो है वो प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, N/V, यही तो होगा N/V, नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम। क्योंकि गैस मॉलिक्यूल पे तो डिपेंड करेगा कितना कोलिजन हो रहा है। तो क्या लिखा मैंने, प्रेशर करेक्शन इज प्रोपोर्शनल टू N/V, ये फर्स्ट फैक्टर। इसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, लिखो लिखो मोर इज द नंबर ऑफ, मोर इज द नंबर ऑफ gas molecules, more is the number of gas molecules per unit volume, more is the number of gas molecules per unit volume, more will be the backward drag force, more will be the backward drag force
on the molecule about to collide, more the number of gas molecule per unit volume, more will be the backward drag force on the molecule about to collide on the wall of container. About to collide on the wall of container. बात समझे कि नहीं? पर यूनिट वॉल्यूम क्यों डिपेंड किया? क्योंकि जितना ज़्यादा मॉलिक्यूल होगा ड्रैग फोर्स उतना ज़्यादा लगेगा जो कंटेनर पे कोलाइड करने जा रहे हैं। तो एक फैक्टर ही हुआ, दूसरा फैक्टर प्रेशर करेक्शन टर्म is also directly proportional to pressure correction term is also directly proportional to number of collisions, ठीक है। pressure correction term is also directly proportional to the number of collisions with wall of container. Number of collisions with wall of container, which is proportional to number of molecules, per unit volume, number of molecules per unit volume, है ना। जो वॉल ऑफ कंटेनर पे कोलाइड करने जाएगा वो भी किस पे डिपेंड करेगा? जितने नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल हैं पर यूनिट वॉल्यूम, यानी ये भी किसके प्रोपोर्शनल हुआ? N/V, है ना। तो अगर दोनों पॉइंट को कंबाइन कर दिया जाए तो प्रेशर क्या होगा? बोलो। इट इज प्रोपोर्शनल टू N/V इंटू N/V। तो P प्रोपोर्शनल टू N/V इंटू N/V। तो क्या बना ये? N²/V²। और इसको इक्वेट करने के लिए कांस्टेंट लगा देंगे क्या? AN²/V²। एक्चुअली इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, P इज इक्वल टू P प्लस बीटा। इस बीटा को भी हम लोग क्या कहते हैं? इसको कहते हैं इंटरनल प्रेशर। लिख लेना, कहीं कहीं बीटा से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। P टोटल इक्वल टू P प्लस बीटा। वो P क्या है? जो वॉल ऑफ कंटेनर के कारण आया, और बीटा क्या है? इंटरनल प्रेशर, ठीक है। और इसी बीटा का वैल्यू है ये मेनली क्या है? ये जो लिखा ना मैंने, इसको ही हम क्या लिख सकते हैं? बीटा। AN²/V²। दो प्रेशर करेक्शंस दो फैक्टर पे हैं। पहला फैक्टर नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम, जो कि ड्रैगिंग फोर्स को देख रहे हैं कि जो कोलाइड करने वाला है उस पे कितने गैस मॉलिक्यूल्स फोर्स लगा रहे हैं। और दूसरा फैक्टर जो मॉलिक्यूल कोलाइड करने जा रहा है, और दोनों किस पे डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसलिए दो बार आया N/V है ना, इसलिए इसको लिखा हमने N²/V²। एक जो कोलाइड करने जा रहा है, एक जो मॉलिक्यूल्स उसको खींच रहा है। ये दो ही फैक्टर होंगे इंटरनल प्रेशर के। क्लियर है कि नहीं? तो इसीलिए, और दोनों किस पे डिपेंड करेगा? कितना गैस मॉलिक्यूल है। तो अब देखो यहां से, तो बीटा इक्वल टू क्या आ गया? AN²/V²। एक मोल के लिए लिखोगे तो N का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1, ठीक है। तो इसमें लिखना पहले तो यूनिट ऑफ बीटा क्या होगा? बीटा का यूनिट ATM, है ना, क्योंकि वो इंटरनल प्रेशर ही, तो प्रेशर का यूनिट ATM है, ठीक है। नेक्स्ट, यूनिट ऑफ A क्या होगा? A का यूनिट बोलो।
हाँ एटीएम है, वॉल्यूम ऊपर गया तो लीटर का स्क्वायर, नीचे मोल स्क्वायर, देख लो एटीएम लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर, एटीएम लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर। इसके बाद लिखो A is वंडरवॉल कांस्टेंट फॉर प्रेशर। A क्या है? वंडरवॉल कांस्टेंट फॉर प्रेशर करेक्शन। नेक्स्ट, सिग्निफिकेंस ऑफ वैल्यू ऑफ A। अच्छा A किसको अकाउंट मिलेगा, क्लियर है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सिग्निफिकेंस ऑफ वैल्यू ऑफ A तो लिखना, since A takes into account, since A takes into account molecular attraction, since A takes into account molecular attraction, therefore higher is the value of A, higher is the value of A, easier will be the liquefaction of gases. Higher is the value of A, easier will be the liquefaction of gases. Higher is the value of A, easier will be the liquefaction of gases. Next point. For ideal gas, value of A is 0. For ideal gas, value of A is 0. Therefore, ideal gas cannot be liquefied. Therefore, ideal gas cannot be liquefied. Therefore, ideal gases cannot be liquefied. Next, comparison of A. Comparison of value of A. तो कंपैरिजन ऑफ वैल्यू ऑफ ए में सबसे पहला पॉइंट, पोलर वालों के लिए ए का वैल्यू ज्यादा होगा एज कंपेयर टू नॉन पोलर। क्यों? पोलर पे चार्ज है, चार्ज हो तो फोर्स ज्यादा होगा। ठीक है, अगर सेम नेचर है गैस का तो फिर क्या देख लो, उनका मोलर मास, मोलर मास ज्यादा है तो ए का वैल्यू ज्यादा है। ए प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन बॉन्ड, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है तो उसका क्या होगा, फोर्स बढ़ जाएगा ना, तो उसका ए का वैल्यू भी ज्यादा होगा। हाइड्रोजन बॉन्ड किस में देखते हैं हम लोग, हाइड्रोजन विथ नाइट्रोजन, फ्लोरीन या ऑक्सीजन, ऐसे केसेस में हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन कंटेनिंग कंपाउंड अगर हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड है तो दे विल फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, और एक पॉइंट लिख लेना, ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज वैल्यू ऑफ ए फॉर हाइड्रोजन एंड हीलियम आर कंसिडर्ड एज 0। तो फाइनली Van der Waal made two corrections, that is pressure and volume corrections. तो अगर हम उसको इंट्रोड्यूस करें तो क्या आ जाएगा, P प्लस an स्क्वायर बाई v स्क्वायर v माइनस एन वी इज इक्वल टू nRT। तो ये है वंडर वॉल गैस इक्वेशन फॉर n मोल। और अगर इसको 1 मोल के लिए लिख दो
P प्लस A बाई वी स्क्वायर V माइनस B इक्वल टू RT। बोला गया राइट वंडर वाल गैस इक्वेशन फॉर 10 मोल ऑफ H2 गैस। तो जो अगर 10 मोल ऑफ H2 गैस बोला है तो क्या होगा? क्या हम इसको ऐसे लिखेंगे P इंटू V माइनस 10B इक्वल टू 10RT। क्या किया मैंने? A को हटा दिया। तो अगर कहीं ऐसा टर्म बोला है कि वंडर वाल गैस इक्वेशन लिखो फॉर नेग्लिजिबल या वेरी स्मॉल साइज, अगर बोला ऐसा स्मॉल साइज, तो तुम किसको नेग्लेक्ट करोगे? वी को। वी से बी को हटा दो, क्योंकि बोल रहा है ना साइज स्मॉल है। और अगर ऐसा बोला फोर्स हटा दो, तो कौन सा टर्म जाएगा? ए। बी को कब नेग्लेक्ट करना होता है? जब साइज बहुत कम हो जाए, और ए जब फोर्स के साथ, है ना। तो ये क्या आ जाएगा आपका? बस इसको सॉल्व कर सकते हैं। पी वी माइनस 10PV इक्वल टू 10RT। तो उसको उधर लेके चले जाओ। PV इक्वल टू 10RT प्लस 10PV, 10 कॉमन आ जाएगा। तो जस्ट ऐसा है। अब इसमें समझो एक इंपॉर्टेंट चीज जो कि आगे के क्लासेस में देखेंगे। अगर मान लो हमने कहा कि प्रेशर आप बहुत लो कर दिए, सिस्टम में प्रेशर बहुत लो कर दिया हमने। प्रेशर लो करने पर इस इक्वेशन में कौन सा टर्म नेग्लिजिबल हो सकता है? बता सकते हैं? इस पर्टिकुलर इक्वेशन में मैंने कहा प्रेशर कम कर दो, लो प्रेशर। जब तुम प्रेशर लो करते हो किसी का सिस्टम में, तो क्या होता है? वॉल्यूम बढ़ेगा। और अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो तुम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, बी को नेग्लेक्ट किया जा सकता है। बोलो, अगर तुमने प्रेशर कम किया तो वॉल्यूम बढ़ने लगेगा ना। अब जैसे समझो रियल गैस ऐसा कह रहा है कि आप उस वॉल्यूम को कंसिडर कीजिए जो गैस मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई करता है। ओके, अब कंटेनर के अंदर 5 लीटर का कंटेनर है। जस्ट एक्सप्लेन करें एक एग्जांपल से। मान लो कि अकॉर्डिंग टू रियल गैसेस 1 लीटर ऑफ द कंटेनर ने 1 लीटर ऑक्यूपाई किया है। लेकिन जब तुम प्रेशर लो कर दोगे तो गैसेस का वॉल्यूम बढ़ेगा। वॉल्यूम बढ़कर वो क्या करेगा? जितना वॉल्यूम पूरा ऑक्यूपाई कर लेगा। और पूरा वॉल्यूम क्या है? कंटेनर का वॉल्यूम 5 लीटर, उससे ज़्यादा तो नहीं होना। तो बी को तुम क्या कर दोगे? नेग्लेक्ट। यानी वी माइनस बी टर्म को सिर्फ क्या लिख दोगे? बी, लो प्रेशर पे। करेक्ट है। अच्छा बताओ हाई प्रेशर पे क्या होगा? तूने प्रेशर बहुत हाई किया। अब जब तुम प्रेशर बहुत हाई दे रहे हो तो इंटरनल प्रेशर नेग्लेक्ट कर दो। तुमने प्रेशर, अब देखो दो मॉलिक्यूल्स के साइज तो ऑलरेडी छोटे हैं, उनके बीच कोलिजन करके कितना प्रेशर क्रिएट हो रहा होगा? कम हो रहा होगा। तो अब तुम अगर प्रेशर बढ़ा रहे हो तो वो प्रेशर अपने आप क्या माना जाएगा? नेग्लिजिबल। यानी हाई प्रेशर पे तुम कौन से टर्म को नेग्लेक्ट कर सकते हो? ए बाई वी स्क्वायर वाले टर्म को नेग्लेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इस पे हम लोग नेक्स्ट क्लास डिस्कशन करेंगे, लिखवाएंगे आपको, अभी लिखने की जरूरत नहीं कुछ भी। वही ग्राफ फिर वहां से समझाया जाएगा जेड से। जब तुम नेग्लेक्ट करोगे तो पता चल जाएगा कि जेड में पॉजिटिव टर्म आया कि नेगेटिव, तभी उसका कर्व ऊपर गया या उसका कर्व जो है लाइन के नीचे आया। ठीक है, तो अगले क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो थैंक यू।